नमस्कार, मैं हूं मयूरेश जोशी, हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च एट विलियम ओ'नील इंडिया। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है बजट और इंडियन बजट में जो टर्म्स यूज किए जाते हैं। और मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि जो की टर्म्स यूज किए जाते हैं इसका मतलब और महत्व दोनों कैसे होते हैं बजट पर्सपेक्टिव से और समझने के पर्सपेक्टिव से भी। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा इंडिया का नेशनल बजट पेश करेंगे। नेशनल बजट होता क्या है? बहुत आसान शब्दों में अगर कहना है तो देश का जितना इनकम हुआ है, जितनी आय हुई है और देश का कितना खर्चा हुआ है एक वित्त वर्ष के लिए, उसका एक सिंपल प्रेजेंटेशन होता है ऑफ फैक्ट्स। आप इसे ये मान के चल सकते हैं कि जैसे हर कंपनी या कॉरपोरेट अपनी तिमाही बैलेंस शीट पेश करता है या अपना एनुअल रिपोर्ट पेश करता है, जहाँ पे हर कंपनी अपनी आय दिखाती है और कितने खर्चे हुए हैं, कंपनी का कितना फायदा हुआ है या कंपनी कितनी नुकसान में थी, ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बताता है। नेशनल बजट सिमिलर बेसिस पे देश की कितनी आय हुई है और देश का कितना खर्चा हुआ है रिस्पेक्टिवली वो पेश करता है। ये पिछले साल का होता है और एक फोरकास्ट किया जाता है, यानी अनुमान लगाया जाता है कि अगले वर्ष के लिए कितनी आय सरकार के पास आ सकती है, यानी देश के पास, और सरकार कितनी खर्चा देख रही है अगले वित्त वर्ष के लिए। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम पर्सनल बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं कि आज आपकी मंथली वेतना कितनी है, कितनी आय आपको हर महीने आ रही है और हर महीने कितना खर्चा है। अगर आपका खर्चा आपके आय से कम है तो आप उसे सेविंग्स मानते हैं। अगर आपका खर्चा आपके आय से ज़्यादा है तो आपको लोन या बोरोइंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपको खर्चे के लिए प्रोविजन करना पड़ता है। सिमिलरली जो सरकार करती है नेशनल लेवल पे, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट के नाम पे जानते हैं, जो बजट में बहुत कॉमनली यूज टर्म है, वो क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब यही होता है कि जितनी आय, जो मैं पहले कह रहा था, बजट में सरकार कलेक्ट करती है एक वित्त वर्ष के लिए, ये अलग अलग सोर्सेस से आती है। ये अलग अलग सोर्सेस क्या है? इनकम टैक्स, जिसे हम भली भांति जानते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो बिजनेसेस भरते हैं, अन्य टैक्सेस के रूप में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कहते हैं। तो ये पहले 2 सेक्शंस हुए वो डायरेक्ट टैक्सेस हुए। जो अन्य टैक्सेस होते हैं जैसे सर्विस टैक्स हुआ, जैसे जीएसटी हुआ यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, ये सारे टैक्स जो सरकार कलेक्ट करती है इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सरकार जमा करती है, ये सरकार का एक प्राइमरी इनकम होता है, यानी प्राइमरी आय होती है। इसमें सेकेंडरी आय भी होती है, जैसे इंटरेस्ट इनकम मिला, डिविडेंड इनकम मिला, आरबीआई से मिला, अन्य इंस्टीट्यूशन से मिला जो सरकारी है, और जो डाइवेस्टमेंट्स सरकार करती है। अब डाइवेस्टमेंट्स क्या है? बहुत आसान तरीके या शब्दों में कहना है तो जहां जहां सरकार के स्टेक है, यानी जहां जहां सरकार की ओनरशिप है, पब्लिक एंटरप्राइजेस में, कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग्स में, जहां पे सरकार अपनी स्टेक बेच के पैसे रेज करती है, इधर थ्रू प्राइमरी मार्केट इशुएंसेस या एफपीओस, इससे जो सरकार के ट्रेजरी में यानी आय में बढ़त होती है, ये भी सरकार को सहायता देती है इनकम सोर्सेस। तो ये हुई बात बैलेंस शीट में जब सरकार की हम कहते हैं जो आय कलेक्ट करते हैं। अभी जो खर्चे होते हैं सरकार के, वो अन्य अन्य सेक्टर्स और अन्य अन्य एरियाज में होते हैं। हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट जिसे हम कहते हैं, जैसे रोड डेवलपमेंट हुई, हाउसिंग डेवलपमेंट हुई, रूरल डेवलपमेंट हुई, फार्मर्स की तरफ हुआ, फर्टिलाइजर्स हुआ, फूड सब्सिडी हुई। तो ये जो खर्चे होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो सरकार करती है, जो सब्सिडी सरकार देती है अलग अलग विभाजनों के लिए, सेक्शंस के लिए सोसाइटी के, ये बहुत महत्वपूर्ण रहती है, बोथ फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव और एक सोशल पर्सपेक्टिव से। तो फिस्कल डेफिसिट बहुत सिंपल होता है कि जब आय सरकार की कम हो खर्चों के मुताबिक, तो वो फिस्कल डेफिसिट माना जाता है। डेफिसिट यानी कमी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ये कमी होती है, इसे इकोनॉमिक टर्म्स में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब ये फिस्कल डेफिसिट की भरपाई सरकार कैसे करती है, क्योंकि खर्चे तो ज़्यादा हो गए आय से,
तो इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग। तो अगर हम कोई भी बजट डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे, गवर्नमेंट बोरोइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहता है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपके खुद के पर्सनल खर्चे ज्यादा होते हैं आपके पर्सनल आय से, तो आपको पर्सनल लोन निकालना पड़ता है। अगर आपको घर खरीदना हो और घर खरीदने के लिए आपकी पूरी क्षमता नहीं हो कैश और इन्वेस्टमेंट्स की, तो आपको होम लोन लेना पड़ता है। सिमिलरली फिस्कल डेफिसिट के मामले में जब सरकार के खर्चे ज्यादा है कंपेयर टू इट्स इनकम, तो सरकार को भी बोरोइंग करना पड़ता है। अभी बोरोइंग के विभिन्न प्रकार हैं। बाजार में सरकार जाके बोरो करती है, ट्रेजरी मार्केट्स में जाके सरकार बोरो करती है, और ये बोरोइंग प्रोग्राम जो होता है सरकार का, ये बजटरी डॉक्यूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले वर्ष वित्त मंत्री साहिबा ने एक फिस्कल डेफिसिट का एक ग्लाइड पाथ दिया था, यानी अगले 3 से 4 वर्षों में फिस्कल डेफिसिट का नंबर भारत की स्थिति में कैसा उभर के आना चाहिए, और वो नंबर स्लोली एंड स्टेडीली कम होते जाएंगे इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की टर्म्स व्हेन इट कम्स टू द बजट। और एक इंपॉर्टेंट पहलू है बजट में करंट अकाउंट डेफिसिट। ये हम बार बार सुनते रहते हैं बजटरी डॉक्यूमेंट्स में, और जब इकोनॉमिक विश्लेषण आके करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट करंट अकाउंट डेफिसिट इज। बहुत आसान शब्दों में अगर कहना है, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी जितना हमारा देश यानी भारत जितने एक्सपोर्ट्स करती है, वो प्रोडक्ट्स हुए या वो सर्विसेज हो, लेस या माइनस जितने हम इंपोर्ट करते हैं विभिन्न चीजें, वो क्रूड हुई, वापस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हुए, या अन्य प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये जो डिफरेंस होता है, यानी ये जो गैप होती है जितने हम एक्सपोर्ट करते हैं और जितने हम इंपोर्ट करते हैं, उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट मान के चलते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट में और 2 पहलू भी है। एक जो इंटरेस्ट यानी वेतन और डिविडेंड्स सरकार को मिलती है फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स या कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स डन अब्रॉड, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू रहता है। और फॉरेन एड जितनी सरकार को मिलती है। ये कहना क्यों जरूरी है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये टर्म्स काफी इंटरचेंजेबली यूज्ड होती है। दोनों में फर्क एक चीज के ऊपर है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सिर्फ जितनी हमारी बिक्री हुई है प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की माइनस इंपोर्ट्स जितना देश में एक वित्त वर्ष में किया है, वो कैलकुलेट करता है। करंट अकाउंट डेफिसिट इसके ऊपर, जैसे मैं कह रहा था, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट्स और फॉरेन एड यानी जो अन्य आय के सोर्सेस हैं, इसको भी कैलकुलेट करता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कितने हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, किस देश से हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, और हर देश के साथ हमारा कितना ट्रेड का इंपोर्ट सरप्लस है, एक्सपोर्ट सरप्लस है, इंपोर्ट डेफिसिट है। यानी हर इंडिविजुअल देश के साथ क्या हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं या वो देश से हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। यानी एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फिगर अगर करंट अकाउंट डेफिसिट पे हो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहता है। सिमिलर नोट पे जो फिस्कल डेफिसिट की मैं बात कर रहा था, उसका जो एक परसेंटेज है जो जीडीपी, ये भी रीजनेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट का नंबर बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब बहुत साफ होता है कि आपकी जितनी आय है फ्रॉम टैक्सेस दैट यू आर कलेक्टिंग, वो काफी कम पड़ रही है कंपेयर टू योर एक्सपेंडिचर, और ये फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये 2 पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जब मैं करंट अकाउंट डेफिसिट का जिक्र कर रहा था, मैंने जीडीपी का जिक्र किया। ये भी एक काफी कॉमनली यूज टर्म है इकोनॉमिक पार्लांस में या बजटरी डॉक्यूमेंट्स में। जीडीपी होता क्या है, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यह हमें बताता है कि इकोनॉमी की पूरी वैल्यू क्या है, साइज ऑफ द इकोनॉमी क्या है। हम बार बार सुन रहे हैं कि इंडिया कब 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, और मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि अगले कुछ वर्षों में हम जरूर बनेंगे। तो जीडीपी के कैलकुलेशन के मुताबिक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 2 तरीके से कैलकुलेशन किए जाते हैं, एक फैक्टर कॉस्ट पे और एक एक्सपेंडिचर मेथड में। सिंपल टर्म्स में अगर इसको डालना है तो फैक्टर कॉस्ट मेथड इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे देश में हो रही है इसको मॉनिटर करती है, और ये जो वैल्यू ऑफ चेंज होता है कि हर इंडस्ट्री कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है हर महीने में, हर तिमाही में और एक वित्त वर्ष के लिए, इसका एक कैलकुलेटेड टेबल बनाया जाता है। अब फैक्टर कॉस्ट मेथड के लिए जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, 8 इंडस्ट्रीज का एक
इम्पोर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें से माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जिससे पूरी की पूरी तरह से जो भारतवर्ष में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। जो दूसरा तरीका है जीडीपी कैलकुलेट करने का वो है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कितनी खर्चे हो रहे हैं देश में महीने के लिए, तिमाही के लिए और पूरे वित्त वर्ष के लिए। अब ये खर्चे 4 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं। एक प्राइवेट कंजम्पशन, यानी जो हर घर, हर हाउस होल्ड खर्चा करता है, वो भली छोटी छोटी चीजें हों या बड़ी बड़ी चीजें हों जो आप कंज्यूम करते हैं आपकी डेली लाइफ में। दूसरा, जो बिजनेस एक्सपेंडिचर कंज्यूम करता है, धंधा चलाने के लिए कॉर्पोरेट्स बड़े हों, एमएसएमईज हों या छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हों, इनके खर्चे जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं इसका एक पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। तीसरा, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो आपका जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है इसका एक कैलकुलेशन इस पे किया जाता है। इन द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑब्वियसली आई थिंक जो हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, कितने एसेट्स फॉर्म हो रहे हैं एक वर्ष के लिए, रियल एस्टेट कंजम्पशन एक इंपॉर्टेंट पहलू भी रहता है। एंड फोर्थ, जो नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, उसका एक फिगर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये 2 मेथड से हमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत वर्ष के लिए जीडीपी कैसे रह सकता है। ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं कि जीडीपी ग्रो होता जाए हर फाइनेंशियल ईयर में, हर वित्त वर्ष में, और सरकार की भी कोशिश यही रहती है। तो आज हमने काफ़ी कुछ चीज़ें समझी बजट रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। बजट क्या होता है, व्हाट इज़ अ फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट बोरोइंग का मतलब क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या फ़र्क होता है, इंडियन जीडीपी क्या होता है और जीडीपी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है ये सिंप्लीफिकेशन आपके काम आए। धन्यवाद।